आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BS USC असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस न्यूज टुडे। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये आवश्यक सूचना जारी की गई है। और ये किससे संबंधित है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2020-21 विषय होम साइंस से संबंधित है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर होम साइंस विषय के अंदर जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म अस्थायी रूप से स्वीकृत किए गए हैं या जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म अस्वीकृत किए गए हैं, उनको आयोग के द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं या उनको आगे की क्या प्रोसेस करनी है, वो सारी जानकारी वीडियो के अंदर प्रदान करूंगा। इसलिए बिहार के जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे संबंधित सारी अपडेट मैं हमेशा जो है लेकर के आता हूँ। तो होम साइंस विषय के अंदर दोस्तों 1676 आवेदन फॉर्म जो है वो आयोग को प्राप्त हुए थे, जिसमें 230 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपने आवेदन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी थी वो आयोग कार्यालय को नहीं भेजी थी। तो मात्र 1446 जो अभ्यर्थी थे उन्होंने अपने आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराई थी। तो आयोग की जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उसके द्वारा इन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म की स्क्रीनिंग की गई, जिसके पश्चात कुल 1200 जो अभ्यर्थी थे उनके आवेदन फॉर्मों को अस्थायी रूप से स्वीकृत किया गया है। ठीक है, यानी उनको इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से पत्र घोषित किया गया है। और 447 के लगभग अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके आवेदन फॉर्म को आयोग के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। तो ये पूरी लिस्ट जो है मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर होम साइंस विषय के ये जो अभ्यर्थी हैं, चाहे जिनके आवेदन फॉर्म स्वीकृत हुए हैं या अस्वीकृत हुए हैं, उनके लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी आपको विस्तार के साथ में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो निर्देश है वो देखिए, उपर्युक्त कंडिका 3 में अंकित अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है एवं यह साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता संपुष्ट नहीं करती है। किसी भी अभ्यर्थी की अहर्ता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास में सुरक्षित रहेगा। मतलब ये है कि जिन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया है, जिनके आवेदन फॉर्म जो है वो अस्थायी रूप से स्वीकृत किए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, योग्य हैं। ये सिर्फ साक्षात्कार के अंदर भाग लेने के लिए आपको जो है पत्र घोषित किया गया है। बाकी आपकी पात्रता की जो जांच है वो बाद में की जाएगी। ठीक है, अगला जो दिशा निर्देश है वो क्या है? साक्षात्कार में आमंत्रण की स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों या अन्य वांछित कागजात की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, वरना वे साक्षात्कार से वंचित किए जा सकते हैं। तो जिनके आवेदन फॉर्म आयोग ने स्वीकृत किए उन सभी अभ्यर्थियों को क्या करना है, जब आयोग के द्वारा साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा उस टाइम पर आपको अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है। वहाँ पर आपके पत्रों का जो है सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इंटरव्यू की प्रक्रिया के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो निर्देश है वो क्या है? वैसे अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा विज्ञापित विषय अथवा आयोग द्वारा निर्धारित समतुल्य या संबद्ध विषय में नेट उत्तीर्ण नहीं है तथा पीएचडी कार्यक्रम के लिए संबंधित विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन 2009 लागू होने से पूर्व पंजीकृत हैं, उन्हें विज्ञापन की कंडिका 4.1 खंड 2 के आलोक में संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष शैक्षणिक कार्य द्वारा सत्यापित या निर्गत पीएचडी उपाधि संबंधी 5 शर्तों को पूरा करने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य था। जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी उपाधि संबंधी उपरोक्त 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उनका आवेदन अस्वीकृत किया गया है, साथ ही उन्हें उक्त प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तो इसमें आयोग ने ये कहा है कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या फिर उसके संबद्ध या समतुल्य विषय में नेट क्वालिफाइड होने चाहिए थे, लेकिन जिस
वैसे अभ्यर्थी जो न तो मुख्य विषय में या न संबद्ध या समतुल्य विषय में नेट उत्तीर्ण किए हुए हैं तो उनके आवेदन फॉर्म एक तो अस्वीकृत किए गए हैं। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी तो है लेकिन जिनकी पीएचडी यूजीसी रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी 11 जुलाई 2009 से पहले जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन है या जिनकी पीएचडी की डिग्री है, या फिर बिहार के अंदर यूजीसी रेगुलेशन 2009 जिस तिथि को लागू किया गया था उस तिथि से पहले की उनकी पीएचडी की डिग्री है, तो पीएचडी की डिग्री उनकी तभी जो है वैलिड मानी जाती जब वो ये 5 बिंदुओं को सत्यापित करने वाला जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करते। और ये 5 बिंदु जो है वो क्या क्या है इसके बारे में मैंने वीडियो बना करके आपको जानकारी प्रदान की थी, ठीक है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई आपकी जो पीएचडी है वो नियमित रूप से आपने प्राप्त की है, आपके जो है 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा आपका जो पीएचडी थीसिस का उसका मूल्यांकन किया गया है, आपका खुला वाइवा वॉइस हुआ है, और आपने जो है 2 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड किए हैं जिसमें एक रिसर्च पेपर आपकी पीएचडी थीसिस से संबंधित है, और आपने किसी भी सेमिनार के अंदर या सम्मेलन के अंदर जो है 2 रिसर्च पेपर जो है उसका वाचन किया है। इस प्रकार के 5 बिंदु हैं जिनको सत्यापित करने का एक प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है। और ये प्रमाण पत्र जो है कौन सत्यापित करेगा? जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के कुल सचिव, रजिस्ट्रार या फिर संकाय अध्यक्ष यानी डीन, ये शैक्षणिक मामलों के होने चाहिए। वो अगर सत्यापित करेंगे इस प्रमाण पत्र को और वो प्रमाण पत्र आप जो है प्रस्तुत करेंगे तो ही आपकी पीएचडी की डिग्री मान्य होती है। तो जिन अभ्यर्थियों ने वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था उनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा क्या कर दिए गए हैं? अस्वीकृत कर दिए गए हैं, ठीक है। अगला जो निर्देश है वो क्या है? ये बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है आदेश जारी किया गया था। जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो विवाहित महिला अभ्यर्थी हैं, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए ऐसी विवाहित महिला अभ्यर्थी जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आती है तो उनको क्या करना है? उनको पति के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या क्रिमिलेय रहित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना था, बल्कि पिता के नाम से जो है ये प्रमाण पत्र, तीनों प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करने थे। पति के नाम के स्थान पर पिता के नाम से जो है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या क्रिमिलेय रहित होने का प्रमाण पत्र जो है उनको प्रस्तुत करना होगा, तभी उन महिला अभ्यर्थियों को आरक्षित कैटेगरी का लाभ मिल सकेगा। अगला जो आदेश है या निर्देश है ये 2 कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए मैं एक साथ बता रहा हूँ। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक तो लोहार जाति के अभ्यर्थियों के लिए ये आदेश जारी किया गया है, एक तत्वा यानी ताती जाति के अभ्यर्थियों के लिए ये आदेश जारी किया गया है। तो लोहार जाति और ताती यानी तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस जाति से रिलेटेड जो भी अभ्यर्थी है उनको क्या करना है, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी है चाहे वो महिला अभ्यर्थी है, दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को और अपने पिता के नाम और पते से निर्गत क्रिमिलेय रहित होने का जो प्रमाण पत्र है वो उपलब्ध कराना है, तभी आपको आपकी इस कैटेगरी का जो लाभ है वो प्रदान किया जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि आपकी कैटेगरी जो है वो चेंज हो गई है, इस वजह से जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको एक्स्ट्रा जो फीस है, आवेदन शुल्क है वो जमा कराना है। तो पुरुष अभ्यर्थियों को क्या करना है? 225 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, चाहे आप ताती जाति के अभ्यर्थी हैं चाहे आप लोहार जाति के अभ्यर्थी हैं, आपको 225 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनवाना है। किसके नाम से बनवाना है? सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और ये 27 जनवरी 2025 साय 5 बजे तक आपको जो है आयोग कार्यालय के अंदर उपलब्ध कराना है, ठीक है, समर्पित करना है दोनों ही कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनका जो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है वो 1 वर्ष से पुराना जो है वो नहीं होना चाहिए, वरना वो मान्य नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो निर्देश है ये क्या है
कि आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 10 के आलोक में ऑनलाइन आवेदन के समय जिन अभ्यर्थियों द्वारा उचित आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उनका आवेदन अस्वीकृत किया गया है। साथ ही उन्हें लोहार जाति और तांती यानी तत्वा जाति को छोड़कर अवशेष आवेदन शुल्क जमा कराने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म को भी आयोग ने अस्वीकृत कर दिया है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन के समय निर्धारित शुल्क जो है वो जमा नहीं करवाया था। ठीक है, जिसमें तांती और लोहार ये कैटेगरी जो है इनको छूट दी गई है। इसके बाद में विज्ञापन के मानकों के प्रतिकूल किसी भी प्रकार के प्राप्त दावा या आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगला जो निर्देश है वो क्या है, किसी भी अभ्यर्थी को यदि किसी भी प्रकार का दावा है या आपत्ति है तो 27 जनवरी 2025 साय 5 बजे तक केवल और केवल आयोग के ईमेल आईडी जो दी गई है यहाँ पर अपनी दावा या आपत्ति भेज सकते हैं। चाहे आवेदन फॉर्म जिनका है स्वीकृत किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन दर्ज कराना चाहते हैं, आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, तो आयोग की जो ईमेल आईडी दी गई है यहाँ पर आप अपनी दावा या आपत्ति भेज सकते हैं 27 जनवरी 2025 साय 5 बजे तक। इसके पश्चात भेजे जाने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अगला जो निर्देश है वो क्या है कि उपर्युक्त कंडिका 3 में अंकित वैसे सभी अभ्यर्थी जिनके यूआईडी नंबर के समक्ष स्तंभ 3 में कतिपय प्रमाण पत्र या कागजात की मांग की गई है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 27 जनवरी 2025 अपराह्न 5 बजे तक सभी वांछित कागजात या मूल या अंतिम प्रमाण पत्र सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही आयोग के उपरोक्त ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी अस्थायी रूप से पत्र घोषित किए हैं यानी आवेदन फॉर्म जिनका स्वीकृत किया है, लेकिन कई अभ्यर्थियों के यूआईडी नंबर के सामने वांछित कागजात की डिटेल दी गई है, तो उनको वो वांछित कागजात जो है वो 27 जनवरी 2025 साय 5 बजे तक आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराना अनिवार्य है। और वो किस प्रकार से भेजेंगे आप, वो पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में और आयोग की ईमेल पर भेजना, आपको ये ध्यान रखना है। पीडीएफ फॉर्मेट में और आयोग की ईमेल के ऊपर आपको भेजना है। ठीक है, और लास्ट जो निर्देश है, आयोग के साथ किसी भी तरह के पत्राचार में अपनी यूनिक आईडी संख्या यूआईडी नंबर अवश्य अंकित करें, अन्यथा दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस विषय के होम साइंस विषय के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको अब आगे की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से करनी है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान की है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके इंटरव्यू से संबंधित जो भी अपडेट आएगी और आगे जो विश्वविद्यालय का आवंटन वगैरह होगा, मैं पूरी जो जानकारी है वो आपको समय समय पर देता रहूँगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।